Hello and welcome guys on our channel Knowledge Originator where you demand and we command। राइट दोस्तों, जहाँ पे आप हमसे कोई भी टॉपिक डिमांड करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, और हम उस टॉपिक पे कमांड करके आपके लिए डेली एक नई वीडियो लेकर आते हैं। तो राइट दोस्तों, आज हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स। तो दोस्तों आज है हमारा पार्ट 4। राइट दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं ग्रेविटेशन का पूरा टॉपिक। राइट तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं ग्रेविटेशन का टॉपिक। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा। राइट चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन टॉपिक। राइट ग्रेविटेशन क्या होता है दोस्तों? एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाई अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। राइट मान लीजिए अगर कोई एक बॉडी 1 है, कोई एक बॉडी 2 है, अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, राइट अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उस फोर्स को हम दोस्तों कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। राइट चाहे वो कोई सी भी बॉडीज़ हों, अगर उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है दोस्तों? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। राइट प्रोडक्ट कोई भी फोर्स जो है, अगर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उन दोनों बॉडीज़ का जो फोर्स होगा वो उन दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राइट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। राइट दोस्तों, तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा दोस्तों? हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू, इन्वर्सली का साइन हटाने के लिए हमको इक्वल्स टू लगाएंगे और एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। राइट उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। राइट G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। राइट ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ओके कंसीडर 2 पॉइंट्स बॉडीज ऑफ M1 एंड M2। ये दोस्तों जैसा कि मैंने अभी डेरिवेशन करके बताया, ये पूरा वही डेरिवेशन है। F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। राइट हेयर G इज द कॉन्स्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। राइट पर kg स्क्वायर। ग्रेविटी दोस्तों बेसिकली होता क्या है? ग्रेविटी होता क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो अर्थ के द्वारा, मतलब जो भी कोई भी बॉडी जो है वो अगर अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट होती है, मतलब अर्थ की तरफ खिंचती है, तो उस पर जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। राइट उसी फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटी। दैट इज ग्रेविटी इज द फोर्स बाई विच द अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ की वह फोर्स है जो किसी भी बॉडी को उसके सेंटर की तरफ खींचती है या फिर पुल करती है। राइट उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है दोस्तों 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज मास ऑफ द बॉडी। राइट कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी शेप साइज या फिर वेट कोई सी भी बॉडी को अगर आप फ्रीली फॉल करेंगे, अगर इन वैक्यूम, अगर आप भले ही पंख को आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना, आप अगर किसी भी वैक्यूम में भले ही आप 10 किलो का कोई भी बाट ले लेना, जो अपने जो तराजू होते हैं उन पे रखते हैं, या फिर किसी पंख को ले लेना, दोनों को एक साथ छोड़ना दोस्तों, दोनों की दोनों एक साथ ही ज़मीन पर टकराएंगे। राइट राइट दोस्तों, तो कहने का मतलब यही है कि ग्रेविटी जो है इंडिपेंडेंट होती है किसी भी बॉडी के शेप साइज या फिर मास पे। राइट जी में वेरिएशन कैसे आते हैं आइए हम वो देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद हाइट और
डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, राइट। सेकंड पॉइंट है जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। जो अर्थ के पोल्स हैं, P1 एंड P2, तो इन पे जो है अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। जी इज़ मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर्स पे जो है जी मिनिमम होता है, इक्वेटर्स पे जी मिनिमम होता है, राइट। जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जितनी तेजी से अर्थ रोटेट करेगी, जितनी तेजी से अर्थ रोटेट करेगी उतनी ही जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, राइट। जैसा कि हमने अभी अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसको बाहर की तरफ धकेलती है, राइट, बाहर की तरफ धकेलती है। तो ऐसे अगर जब कोई बॉडी रोटेट होगी तो वो बॉडी बाहर की तरफ जाएगी, तो जो बॉडी है वो अर्थ के सेंटर से दूर जाएगी, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, राइट। दोस्तों जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, राइट। जो अभी मैंने पॉइंट बताया ये वही पॉइंट है। If angular speed of Earth becomes 17 times its present value, a body on the equator becomes weightless, right? जितनी स्पीड से अर्थ अभी रोटेट कर रही है, अगर उसकी 17 टाइम्स स्पीड से अगर अर्थ रोटेट करने लगे तो जो अर्थ पे बॉडी है वो वेटलेस हो जाएगी, राइट। वो बॉडी जो है वो वेटलेस हो जाएगी। वेट ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट, राइट। ये अपना एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे। इफ़ लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। अगर कोई लिफ्ट जो है वो या तो रुकी हुई है या फिर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, द अपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इट्स ट्रू वेट, राइट। ट्रू वेट का मतलब हो गया दोस्तों जो बॉडी ऑफ पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट प्लस बॉडी ऑफ लिफ्ट, राइट। If lift is going up with acceleration, the apparent weight of body is more than the true weight, right। अगर जो लिफ्ट जो है वो अगर अपवर्ड जाती है तो वो जो ट्रू वेट होगा, मतलब बॉडी ऑफ लिफ्ट प्लस बॉडी ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द लिफ्ट, तो वो एड अप हो जाएंगे, राइट। वो जो वेट ट्रू वेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। If lift is going down with acceleration, the apparent weight of a body is less than the true weight, right। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम लिफ्ट में खड़े होते हैं तो जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है तो हम अपने आप को बिल्कुल हल्का फील करने लगते हैं, राइट। वो इसी वजह से होता है, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो जो अपरेंट जो ट्रू वेट होता है वो कम हो जाता है, राइट। ये दोस्तों ग्रेविटेशनल के एप्लीकेशंस थे, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। केपलर्स लॉ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन बीइंग एट रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, राइट। कहने का मतलब ये है कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इस इलिप्टिकल फॉर्म में रोटेट करते हैं और जो सन है वो इसके सेंटर पर मतलब फोकस पर स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर ही रहता है, राइट। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद सन एट द ओरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल टू एरिया in equal time, that is the aerial velocity of planet around the sun always remains constant। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए ये कोई ऑर्बिट है और यहाँ पे सन हमारा स्टेशनरी है, राइट। अगर कोई प्लेनेट यहाँ से रोटेट होता है, यहाँ से रोटेट होकर वो यहाँ पर आता है, राइट। तो जो एरिया जितनी देर में ये इतनी एरिया कवर करेगा, राइट दोस्तों, तो जो एरिया ये कवर करेगा अगर मान लीजिए कुछ समय बाद यही प्लेनेट यहाँ पर आ जाता है, राइट। और जितना टाइम उसने यहाँ पर लिया था उतने ही टाइम में वो थोड़ी एरिया जो है यहाँ पर भी कवर करता है। तो दोस्तों केपलर्स का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो एरिया इस समय में कवर करी थी वही एरिया इस समय में जो कवर करी वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। यही हमारा केपलर्स का नियम है कि केपलर्स का नियम में क्या कहता है कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद सन एट ऑरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, राइट। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट।
जो प्लैनेटरी एरिया होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, राइट। A consequences of this law is that the speed of planet increases when the planet is closer to the sun and decreases when the planet is far away from the sun, right। कहने का मतलब ये है कि जब भी जो प्लैनेट होता है वो सन के क्लोजर होता है, कहने का मतलब जैसे ये हमारी इलेप्टिकल ऑर्बिट है, और जब भी जो प्लैनेट होता है वो सन के क्लोजर आता है, धीरे धीरे क्लोजर आता है, तो उसकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जो वेलोसिटी होती है ये इंक्रीज हो जाती है, राइट। और जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, राइट। कहने का मतलब यही था। स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ पेरिजी, राइट, एंड मिनिमम व्हेन इट इज अपोजी, राइट। कहने का मतलब ये है कि जब ये पेरिजी मतलब यहाँ पर होता है और जब यहाँ पर होता है तो कम हो जाती है। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun, right। If t is the period of revolution, right, if t is period of revolution, r is the mean distance of the planet from the sun, then t square is directly proportional to cube of r, right। t square is directly proportional to cube of r, okay। Clearly distant planet have larger period of revolution। the time period of nearest planet mercury जो कि 18 days, वेयर एज द टाइम पीरियड ऑफ फारदेस्ट प्लैनेट जो कि प्लूटो है उसका 247.7 ईयर्स है, राइट दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा सैटेलाइट, राइट दोस्तों। सैटेलाइट क्या होती हैं? सैटेलाइट्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज, राइट। जो सैटेलाइट होती है वो नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल बॉडीज भी हो सकती हैं, राइट। वो बॉडीज जो रिवॉल्व करती हैं अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, राइट दोस्तों। वो बॉडी जो किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के जो एरिया होता है उसमें कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, राइट, रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो उस चीज़ या उस बॉडी को हम सैटेलाइट बोल देंगे, राइट। वो चीज़ या वो बॉडी सैटेलाइट होगी, राइट। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट वाइल इनसेट IV इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, राइट। अर्थ के लिए जो नेचुरल सैटेलाइट वो मून है, और जो आर्टिफिशियल जिनको मैन मेड भी बोल सकते हैं वो जैसे कि इनसेट IV और भी कई सारी हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, राइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, राइट। जो ऑर्बिटल स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट की वो इंडिपेंडेंट होती है किसके? मास के, ओके। हेंस satellites of different masses revolving in the orbit of same radius have same orbital speed, right। कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट मासेस की सैटेलाइट्स होती हैं भले ही उनका मास कितना भी हो, मतलब कम ज़्यादा कितना भी कम ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं, अगर वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं तो उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो हमेशा सेम होगी, राइट। ऑर्बिटल स्पीड हमेशा उनकी जो है वो इक्वल ही रहेगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट। जो ऑर्बिट की रेडियस होगी, ऑर्बिट की जो रेडियस होगी उसी पे जो है सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी, ओके दोस्तों। जैसे जैसे हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। जो रेडियस होती है किसी भी ऑर्बिट की वो हम मेजर कैसे करते हैं? हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब वो अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, इससे हम उसकी जो ऑर्बिटल रेडियस होती है उसको मेजर करते हैं, राइट। अगर ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट देन लेसर विल बी द ऑर्बिटल स्पीड, राइट। जैसे जैसे जो ऑर्बिटल बड़ी होती जाएगी, ऑर्बिट जैसे जैसे पृथ्वी से दूर चली जाती होती जाएगी, वैसे वैसे जो ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल स्पीड होगी, मतलब कोई सा भी सैटेलाइट हो उसकी जो स्पीड होगी ऑर्बिटल स्पीड वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कम होती जाएगी, ओके। The orbital speed of satellite revolving near the surface of Earth is 7.9 km per second,
राइट दोस्तों, जो ऑर्बिटल स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट की जो कि रिवॉल्व करती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, ये क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम टेकन बाई ए सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। राइट, वह टाइम पीरियड जो किसी भी सैटेलाइट को उसकी जो ऑर्बिट होती है उसका एक रिवोल्यूशन पूरा करने में लगता है, उसी को दोस्तों हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। राइट, जैसे जैसे जो सैटेलाइट है वो अर्थ से ऊपर होती जाएगी, जैसे जैसे अर्थ से ऊपर होती जाएगी वैसे वैसे जो टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है जो ऑर्बिट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हाइट के। राइट, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हाइट के। राइट दोस्तों, तो दोस्तों जैसे जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी है हमारा ग्रेटर द हाइट मोर विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। राइट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। राइट, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो उस सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट होता है कम्प्लीटली। राइट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 आवर 24 मिनट। राइट, कहने का मतलब ये है जो सैटेलाइट अर्थ के इस अर्थ के जो नियर बाई जो सैटेलाइट होगी सबसे नियर बाई, तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा वो होगा कितना 1 आवर 24 मिनट या फिर 84 मिनट। राइट, 84 मिनट्स भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। राइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं? If a satellite revolves in equatorial plane in the direction of Earth's rotation, that is from west to east, with a period of revolution equal to the time period of rotation of Earth on its own axis, जो कि 24 hours होता है, then the satellite will appear stationary relative to अर्थ। राइट, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई अर्थ मान लीजिए हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी ऑर्बिट में रोटेट करती है, ये हो गया सन। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस स्पीड से अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगी उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई सैटेलाइट है उसके इर्द गिर्द उसकी ऑर्बिट में, तो वो भी सेम उसी स्पीड से रोटेट करेगी अपनी ऑर्बिट में जिस स्पीड से जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। राइट, जो कि 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स में ही जो है सैटेलाइट को भी अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना होगा। राइट, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी ठीक अर्थ के ही जैसा होगा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट उसका भी रिवॉल्यूशन का जो है वो डायरेक्शन होगा। तो दोस्तों सच सैटेलाइट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वो सैटेलाइट है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कंसीडर की जाएगी, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, तो उसको भी हम स्टेशनरी ही बोलेंगे क्योंकि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। राइट, सच अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज एट हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। राइट, ये जो सैटेलाइट होती है ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर रिवॉल्व करती हैं। राइट दोस्तों, द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड एज पार्किंग ऑर्बिट। जैसा कि हम जानते हैं पार्किंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ का या तो रेस्ट पे रहना या स्टेशनरी रहना। राइट, तो इसको हम पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा एस्केप वेलोसिटी। राइट, एस्केप वेलोसिटी, escape velocity is that minimum velocity with which a body should be projected from the surface of earth so as it goes out of the gravitational field of earth and never return to the अर्थ। राइट, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि
जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है इससे बाहर ले जाता है, राइट, इससे बाहर ले जाता है, वो मिनिमम वेलोसिटी, उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, राइट, इसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर ले जाती है। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, शेप एंड साइज ऑफ द वेलोसिटी, राइट। जो एस्केप वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा या फिर शेप या फिर साइज, इन सभी से इंडिपेंडेंट होती है, एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, और उनका जो प्रोजेक्शन का डायरेक्शन होती है उससे भी इंडिपेंडेंट होती है, राइट। एस्केप वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी, राइट। एस्केप वेलोसिटी को ही हम सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी भी कहते हैं। अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है उसका जो वैल्यू है वो है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है तो आपको अपनी स्पीड कितनी करनी होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर आपको कवर करना होगा, राइट। मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो है दोस्तों 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट दैट इज v0 इज इक्वल टू √g/r होता है, राइट। एंड एस्केप वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है ve इज इक्वल टू √2g/r, राइट, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज ve इज इक्वल टू √v0, राइट। जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल स्पीड के, राइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी के। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड टू √2 टाइम्स द सैटेलाइट विल लीव द ऑर्बिट एंड एस्केप, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर जो सैटेलाइट है वो अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 टाइम्स ज़्यादा अगर रोटेट करती है तो वो अपनी ऑर्बिट से बाहर हो जाएगी और एस्केप कर जाएगी, राइट दोस्तों। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैंने पूरा ग्रेविटेशनल का जो टॉपिक है पूरा कवर करवा दिया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।